हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। और बेटे, आज हमारे पास है क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो ये 5वीं यूनिट का पहला वीडियो है। और बेटे, हमारी यूनिट का नाम है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। और बेटे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिशोषण, अंतरापृष्ठ, अवशोषण, विशोषण, शोषण, धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण, अधिशोषण की एंथैल्पी, सक्रिय केंद्र, और फिर करेंगे बेटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उन पर आधारित। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमें इस वीडियो में स्पष्ट करनी है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि पृष्ठ रसायन क्या है, माने सरफेस केमिस्ट्री का क्या मतलब है। तो बेटे, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री का बहुत छोटा सा मतलब है जो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। बेटे, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि जब किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हो कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब वो पृष्ठ या सतह किसकी होगी? बेटे, पृष्ठ या सतह हमारे कोर्स में मुख्य रूप से है या तो ठोस की और या तो द्रव की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहां से लिख रहा बेटे, देखियो जरा ध्यान से और समझियो भी। किसी पदार्थ की सतह पर, किसी पदार्थ की सतह पर, सतह तो समझ रहे हैं आप, पृष्ठ सरफेस, सतह पर होने वाली घटनाओं, सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में, ये ब्रांच ही तो है केमिस्ट्री की, ये जिस शाखा में किया जाता है, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब बताओ बेटे, समझ में आई क्या बात? मतलब सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन का मतलब रासायनिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, सतह पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे, सतह पर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन सब का स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको कह सकता हूं, जैसे मैं कह सकता हूं बेटे, जैसे सतह पे होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे मैं कह सकता हूं अधिशोषण। बेटे, अधिशोषण के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। अधिशोषण एक ऐसी घटना है जो केवल सतह पर होती है, पृष्ठ पर होती है किसी भी पदार्थ के। ठीक है, आप अधिशोषण के अलावा एक घटना का नाम आपने सुना होगा, उत्प्रेरण। बेटे, उत्प्रेरण भी एक ऐसा घटना है, एक ऐसा प्रक्रम है जो केवल कहाँ होता है बेटे? सतह पर ही होता है। इस चीज को भी आपको समझना है इसी चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, संक्षारण या कोरोजन, पढ़ा था या नहीं? वो भी एक सतही घटना थी। तो हम संक्षारण का अध्ययन भी पृष्ठ रसायन में ही कर सकते हैं। और बेटे, आपको एक बात और बताऊं, क्रिस्टलीकरण जो होता है, आपने 11वीं में पढ़ा था बेटे, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, वो भी एक प्रकार का सरफेस प्रोसेस ही है, यानी कि पृष्ठ पर होने वाली घटना ही है। और बेटे, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको,
कोलाइडी विलियन जो बनते हैं ना, कोलाइडी विलियन, उधर ही लिख दूं, कोलाइडी विलियन का निर्माण। ये सारी जो घटनाएं या प्रक्रम मैंने लिखे हैं ना बेटे, क्या क्या लिखा है? अधिशोषण, उत्प्रेरण, संक्षारण, क्रिस्टलीकरण, कोलाइडी विलियन का निर्माण। ये सारी घटनाएं बेटे या ये सारे प्रक्रम किसी भी पदार्थ की सतह पर होते हैं। तो इसलिए इन सारी घटनाओं को हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे साइंस की या केमिस्ट्री की, उस ब्रांच को आप कह सकते हो सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। ठीक है बेटे, तो चलो अगली बात करते हैं। तो बेटे अब हमें समझना है अपना सबसे पहला पॉइंट, और सबसे पहला पॉइंट है बेटे अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन। देखो यहां लिखा हुआ है अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन। बेटे अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, इस चीज को आपको बेटे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ध्यान से समझिए जरा। मान लो आपके पास एक घटना बता रहा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहे, चलो मान लो मेरे पास मेरा डस्टर है, इस डस्टर को देखो आप, ठीक है, एक तरह का फोम है या यूं कह दो कि स्पंज है जिससे मैं बोर्ड साफ करता हूं। तो बेटे एक प्रैक्टिकल करेंगे, चलो मान लो मेरे पास ये जो डस्टर है, इस डस्टर को मैंने एक बाल्टी में पानी भर रखा है और पानी में बेटे मैंने इसे डुबा दिया और डुबा के इसे निकाल लिया बाहर। तो जब आप इसे पानी में डुबाओगे तो पानी बेटे इसके अंदर तक चला जाएगा। बताओ पानी चला जाएगा या नहीं अंदर तक? तो अंदर का जो हिस्सा होता है ना, जो बाहर नजर आ रहा है आपको, इसे तो कहते हैं पृष्ठ या सरफेस, और अंदर का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्थूल। क्या कहते हैं बेटे? स्थूल या बल्क। तो अंदर वाले हिस्से में पानी चला जाएगा। यदि आपने इसे पानी में डुबा दिया तो इसमें अंदर तक पानी चला जाएगा। तो उस घटना को बेटे अधिशोषण बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, उस घटना को कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं बेटे? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यदि आपने इसे पानी में डुबाया तो पानी चला गया इसके अंदर तक, और पानी जब बेटे इसके अंदर तक चला गया तो इसका मतलब यह है कि अब घटना हुई है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, और आप इसे निचोड़ के इसे दबा के इस पानी को सारे को निकाल सकते हो। ठीक है, पर यदि बेटे मैं इस डस्टर को पानी में ना डुबाऊं, एक दूसरा प्रैक्टिकल करूं। दूसरा प्रैक्टिकल क्या करूं, सुनो ध्यान से। दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि मैं इस डस्टर को हमारे घर में रसोई में जो आटे का बर्तन रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा आटा है, मम्मी उसमें से रोज आटा निकालती हैं और रोटी बनाती हैं। मान लो मैं उस आटे के एक बड़े बर्तन में, चाहे वो कोई ड्रम है या कोई कनस्तर है, उसमें बेटे इस डस्टर को इस तरह करके अंदर डुबा के और बाहर निकाल दूं, तो इस डस्टर की क्या हालत होगी? इस डस्टर की हालत ऐसी होगी कि आटा इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पर बेटे आटा इसकी सतह पर चिपक जाएगा। बताओ इसकी सारी सतह पर क्या चिपका हुआ होगा? इसकी सारी सतह पर चिपका हुआ होगा आटा। ठीक है, जिससे आप बनाते हो रोटी। तो बेटे आटा इसकी सतह पर चिपक जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाता है या आकर्षित हो जाता है या फिर संकेंद्रित हो जाता है, तो उस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। बेटे आटा इसके अंदर तक तो नहीं जाएगा ना, वो तो केवल इसकी सतह पर ही चिपकेगा। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटे? अधिशोषण। तो हमें एक बात समझ में आई कि अधिशोषण में क्या होगा। अधिशोषण में कोई भी पदार्थ किसी ठोस या द्रव की सतह पर चिपकेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चीज को लेके। जैसे मान लो मेरे पास चौक है और मैं जब चौक से बोर्ड पे लिखता हूं तो बेटे चौक के पार्टिकल्स बोर्ड की सतह पर चिपक जाते हैं। बताओ चिपकते हैं या नहीं? जब चौक के पार्टिकल्स, चौक के कण बोर्ड की सतह पर चिपकते हैं तो बेटे इस घटना को भी तो आप अधिशोषण कह सकते हो। और वास्तविकता तो यह है कि यह अधिशोषण ही है, एड्जॉर्प्शन ही है। जब आप अपने पेन से आप अपनी कॉपी यानी नोटबुक पर लिखते हो
तो बेटे नोटबुक के पेज पर या पेपर पर आपके पेन की इंक चिपकती तो है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने इधर लिखा और इंक जो है 3-4 पन्नों को पार करके चली गई। यदि आपकी कॉपी या पेपर की क्वालिटी अच्छी है और आपका पेन भी अच्छा है, तो वो इंक के अंदर क्वालिटी होगी, वो केवल आपके कागज की सतह पर ही चिपकेगी। और जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाता है, तो इस घटना को बेटे कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं बेटे? अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। अवशोषण एक अलग चीज है, अधिशोषण एक अलग चीज है। मान लो मैं आपको कह दूं मेरे पास डस्टर है, पानी में डुबा दिया, तो पानी तो इसके अंदर तक चला गया, तो अंदर तक चला गया, सतह पर थोड़ा ही है वो। तो उस घटना को तो आप बेटे अवशोषण कहोगे। क्या कहोगे? अवशोषण। देखो जरा यहाँ चित्र बना हुआ है। हमारे पास एक पदार्थ था और उस पदार्थ को हमने डुबाया किसी पानी में या किसी द्रव में डुबा दिया, जैसे स्पंज को द्रव में डुबा दिया। तो बेटे क्या होगा कि जो दूसरा पदार्थ है वो इसके अंदर तक चला गया। ये दूसरे पदार्थ के अणु हैं जो अंदर तक चले गए हैं। तो जिस पदार्थ में अंदर तक गए हैं अणु, उस पदार्थ को कहते हैं अवशोषक। क्या कहते हैं? अवशोषक। जैसे मेरा जो डस्टर है वो अवशोषक है और पानी इसके अंदर तक गया है, तो मैं पानी को कहूंगा अवशोष्य। शब्द को ध्यान से सुनना है बेटे, बिल्कुल ध्यान से। अवशोषक वो है जिसके अंदर कोई पदार्थ जाएगा, और अवशोष्य वो है जिस पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, अंदर जाके, स्थूल में जाके। और यह घटना तो हुई अंदर, इसे तो हमने कहा अवशोषण। और जरा इस चित्र को देखो ध्यान से आप। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मेन पदार्थ है, मुख्य पदार्थ है, इस पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणु चिपके हुए हैं, सतह पर चिपके हुए हैं, अंदर कोई भी अणु नहीं गया है। तो जो पदार्थ सतह पर चिपकता है उसे कहते हैं अधिशोष्य। क्या कहते हैं बेटे? अधिशोष्य। ध्यान से सुनियो। और जिस पदार्थ की सतह पर बाहरी पदार्थ चिपकता है, जो अपने ऊपर दूसरे पदार्थ को चिपकाता है, उसे कहते हैं अधिशोषक। क्या कहते हैं बेटे? अधिशोषक। अब एक एग्जांपल और है। मान लो आपके पास कोई ठोस या द्रव है और ठोस या द्रव की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ ऊपर की तरफ यहाँ चिपक रहा है, आकर आकर्षित हो रहा है या एकत्र हो रहा है। जैसे मान लो ऊपर कोई गैस है, तो जो पदार्थ अपने सतह पर गैस के अणुओं को चिपका रहा है, उस पदार्थ को आप कहोगे अधिशोषक। जैसे यहाँ ये अधिशोषक था, और जो इसकी सतह पर चिपक रहा है उसे क्या कहेंगे बेटे? उसे कहेंगे अधिशोष्य। क्या कहेंगे बेटे? अधिशोष्य कहेंगे। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो बेटे हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? देखो जरा, हमारे समझ में आया कि किसी, ध्यान से देखिए जरा, किसी ठोस या द्रव, किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के, किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का, किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना, सतह पर हो रहा बेटे ये सब कुछ, आकर्षित होना एवं एकत्रित होना। आप एकत्रित होना भी कह सकते हो। आकर्षित होना एवं एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? यानी कि अधिशोषण जो है बेटे केवल सतह पर ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है बेटे, इसमें एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो सतह पर होने के कारण ये जो प्रोसेस होता है ना बेटे, केवल सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर। सतह पर होने के कारण यह एक तीव्र प्रक्रम है, यानी फास्ट प्रोसेस है।
मैं लिखूंगा यह एक कैसा प्रक्रम है, तीव्र प्रक्रम है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटे, क्योंकि यह सतह पर होता है तो इसलिए कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है बहुत काम की आपके लिए। एक चीज है कि जिस पदार्थ की सतह पर, ध्यान से समझियो, वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया आपको बेटे, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण, अधिशोषण तो आगे समझना आपके, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे उसे क्या कहते हैं बेटे, उसे कहते हैं अधिशोषक। ये शब्द ध्यान रखना है आपको बिल्कुल, कि अधिशोषक किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटे, अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी आपको, मैंने बताया था कि सतह पर जो आकर्षित होता है ना, सतह पर आकर्षित या एकत्रित भी कह सकते हो, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अधिशोष्य। बताया था ना अभी, ये चित्र बने हुए साइड में, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है बेटे, अधिशोष्य कहो, या फिर आप इसे कह सकते हो अधिशोषित, अधिशोषित पदार्थ भी कह सकते हो, अधिशोषित पदार्थ भी बेटे आप कह सकते हो, या आप इंग्लिश में कह सकते हो एड्सॉर्बेट। क्या कह सकते हो बेटे, एड्सॉर्बेट कह सकते हो। तो सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ या एड्सॉर्बेट, मैं लिख दूं, कहलाता है। ये चीजें आपको बेटे ध्यान रखनी है बिल्कुल। आपको पता चल गया कि अधिशोषण क्या है, ठीक है, आपको पता चल गया कि अधिशोषण प्रोसेस जो है केवल कहाँ होता है बेटे, सतह पर होता है, सरफेस पर होता है, सरफेस के अलावा कहीं नहीं होता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि अवशोषण तो वो है जिसमें पदार्थ के अणु अंदर तक चले जाएंगे या स्थूल तक चले जाएंगे, और बेटे अधिशोषण वो है जिसमें पदार्थ के अणु कहाँ तक जाएंगे, केवल सतह पर ही रहेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अधिशोषण को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम ले रहे हैं उसके कुछ उदाहरण, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए कि अधिशोषण का मतलब क्या है। तो बेटे सबसे पहला उदाहरण है कि जो सक्रियत चारकोल होता है ना बेटे, हमारे पास क्या होता है, सक्रियत चारकोल। मैं लिख रहा हूं सक्रियत चारकोल। इसके अंदर एक खासियत होती है बेटे, इसके अंदर खासियत पता क्या होती है, कि ये अमोनिया गैस, Cl2 गैस, SO2 गैस और बेटे COCl2 गैसों का अधिशोषण कर लेता है। ठीक है, इन गैसों का क्या कर लेता है, अधिशोषण, मतलब इन्हें अपनी सतह पर चिपका लेता है। कौन चिपका लेता है बेटे, कौन चिपका लेता है, सक्रियत चारकोल। तो सक्रियत चारकोल को हम कह सकते हैं एक्टिव चारकोल। ठीक है। अच्छा, दूसरा उदाहरण और है, मैं भी समझाऊंगा। दूसरा उदाहरण है बेटे सक्रियत चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का, शर्करा के विलयन का क्या करना है हमें, शर्करा के विलयन का करना है विरंजीकरण। ठीक है, या डीकलराइजेशन, विरंजीकरण करना है बेटे, यानी कि शर्करा के विलयन का उड़ाना है, क्या, रंग उड़ाना है। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे
सिलिका जेल द्वारा सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, जल वाष्प का अवशोषण, ये तीन बातें बेटे आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम समय समय पर बेटे डिस्कस करते रहेंगे। तो चलो इनके बारे में तो सीख लें पहले। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बेटे? सबसे पहला है सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया, क्लोरीन और क्लोरीन के बाद क्या है SO2 COCl2 गैसों का अधिशोषण। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटे ये आ रहा है कि सक्रिय चारकोल का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव चारकोल? एक्टिव चारकोल का क्या मतलब है? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में खड़ा हो रहा है। तो बेटे एक्टिव चारकोल से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चारकोल क्या है, जभी तो हम एक्टिव चारकोल को समझेंगे। बेटे चारकोल पता क्या है? चारकोल कोई बड़ी चीज नहीं है। चारकोल का मतलब है कि आप यदि चारकोल की बात करो तो चारकोल दो तरह का होता है। एक तो होता है प्लांट चारकोल और एक होता है एनिमल चारकोल, ठीक है? वनस्पति चारकोल और जंतु चारकोल। अब ये वनस्पति चारकोल क्या है जी? जंतु चारकोल क्या है जी? वनस्पति चारकोल क्या है? सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन्हें आप कहते हो लकड़ी के गुटके, और उन लकड़ी के टुकड़ों को आपने बहुत अधिक ताप तक गर्म किया है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया है, विदाउट ऑक्सीजन। तो जब आप लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करोगे तो आपको मिलेगा लकड़ी का कोयला। क्या मिलेगा? लकड़ी का कोयला मिलेगा, जिसमें कार्बन 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 ही कार्बन होगा। और बेटे उस लकड़ी के कोयले को, जिसमें केवल कार्बन कार्बन ही होता है, या फिर लकड़ी को विदाउट ऑक्सीजन गर्म करके जो हम प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं प्लांट चारकोल या वनस्पति चारकोल। तो वो क्या है? लकड़ी का कोयला ही तो है, और क्या है? चारकोल। अब बात आई जी एनिमल चारकोल क्या है? बेटे एनिमल चारकोल को जंतु चारकोल भी कहते हैं या जांतव चारकोल भी कहते हैं। जंतु चारकोल पता क्या है? अब सोच रहे होंगे यार जंतुओं में ऐसी क्या चीज है जिसे हम विदाउट ऑक्सीजन हीट करेंगे और उससे भी कोयला बन जाएगा। बेटे जंतुओं में एक बहुत कमाल की चीज है। जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी बकरा, ठीक है, जितने भी मनुष्य या कोई भी है, उन सब के अंदर कंकाल तंत्र का मुख्य हिस्सा होता है हड्डियां या बोन्स। और बेटे यदि आप किसी भी जंतुओं की हड्डियों को विदाउट ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पे आप गर्म करोगे तो लकड़ी भी की तरह, जैसे लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हुई है, तो हमारी हड्डियां भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक प्रकार के कोयले जैसी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसे कहते हैं जंतु चारकोल या एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल। ठीक है, समझ में आई क्या बात? बताओ। तो चारकोल समझ में आया क्या है? चारकोल या तो लकड़ी का कोयला है या हड्डियों का कोयला है, और कुछ नहीं है। उसके अंदर एक खासियत है कि वो होता है पोरस, छिद्रित, सरंध्र। चाहे वो लकड़ी का कोयला हो, चाहे वो जानवरों का कोयला हो, वो सरंध्र होता है। और सरंध्र होता है तो उसका बढ़ जाता है सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा। और जब बेटे उसका सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? सतही क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ने से बेटे क्या होगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण का क्षमता उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसका जो सरफेस के ऊपर जो दूसरे पदार्थ को चिपकाने की जो क्षमता है वो बेटे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे पहले एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटे? पहला एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया Cl2 SO2 COCl2 गैसों का अधिशोषण। बेटे यदि आप लोगे प्लांट चारकोल, पहला एग्जाम्पल डिपेंड करता है प्लांट चारकोल पे। इस बात का ध्यान रखना है, प्लांट चारकोल की बात कर रहे हैं हम पहले एग्जाम्पल में। यदि आपके पास वनस्पति चारकोल में लकड़ी का कोयला है तो लकड़ी के कोयले पे अमोनिया Cl2 SO2 COCl2 ये सारी गैसें हो जाती हैं अधिशोषित, ये सारी गैसें हो जाती है एडजॉर्ब। आपने कभी सोचा है कि जब आप छोटी क्लास में थे, कक्षा 6 7 8 में थे, तो आपने जल के शोधन की एक घड़े वाली विधि पढ़ी थी, और बेटे उस घड़े वाली विधि में आपने बहुत सारे घड़े लगाए थे,
और घड़ों में से एक घड़े में आपके पास कोयला भी था। याद करो, याद करो, यदि आपने ढंग से विज्ञान को समझा है बेटे। उसमें जिसमें कोयला था ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा होगा कि यार सर आपने कौन से तार छेड़ दिए यहाँ। बेटे आपने कभी सोचा है कि वो कोयला क्यों रखा था आपने? उस कोयले को रखने के दो रीजन थे। पहला रीजन ये है कि जल में ये जो विशेष प्रकार की गंध वाली गैसें हैं, वे सारी गैसें या इनके अलावा भी जितनी भी गंध है, वो गंध किसी गैस के कारण ही तो होती है। वो सारी गंध वाली गैसें क्या होंगी? कोयले पर अधिशोषित हो जाएंगी। तो कोयले के घड़े से जो नीचे पानी निकलेगा, वो उसके अंदर किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं होगी। ये था उसका फैक्ट। और बेटे एक बात और बताऊं, आपने उस घड़े में कोयला पता क्यों भरा था? आपने उस घड़े में कोयला इसलिए भी भरा था कि कोयला कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कलर को भी अपने ऊपर चिपका लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। तो कोयले ने वाटर के अंदर जो कलर था स्पेशल, उस कलर को भी अपनी सतह पर चिपका लिया, यानी अधिशोषण कर लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से आपका जो पानी है जो उस घड़े से नीचे आया, कोयले वाले घड़े से, उस पानी में दो क्वालिटी डेवलप हुई। पहली क्वालिटी तो ये डेवलप हुई कि वो कलरलेस था। क्या था बेटे? कलरलेस था वो, कलरलेस। और दूसरी क्वालिटी क्या डेवलप हुई? दूसरी क्वालिटी बेटे उसके अंदर डेवलप हुई कि वो पानी जो कोयले के घड़े से नीचे आया, वो स्मेल लेस भी था, यानी उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, उसमें कोई दुर्गंध नहीं था। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्ट आपकी समझ में आ गया कि जो सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया Cl2 SO2 COCl2 गैसों का क्या करते हैं, हम अधिशोषण करते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है दैनिक जीवन के लिए। दूसरा और खतरनाक एग्जाम्पल जो आपके दिमाग को, दिल को झंझोड़ के रख देगा बेटे, बिल्कुल झंझोड़ के रख देगा। आप सोचोगे कि हम किस दुनिया में जी रहे, क्या हमने विज्ञान को आज तक पढ़ाई नहीं हम कक्षा 12 में आगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का विरंजीकरण। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाँ चलो सर हमारी समझ में आ गया सक्रिय चारकोल क्या है, हमारी समझ में आ गया कि सक्रिय चारकोल क्या है, पर शर्करा का विलयन नहीं आया समझ में। अरे बेटे शर्करा का विलयन कुछ नहीं है। आपने चीनी मिल, शुगर मिल, गन्ना मिल, इन सब का नाम तो बेटे सुना होगा। आप इनमें क्या भेजते हो अपने घरों से? आप गन्नों की खेती जो है, गन्ने भेजते हो, ईख भेजते हो, और वे गन्ने से क्या करते हैं? गन्ने का रस निकालते हैं, और गन्ने के रस को क्या करते हैं? पकाते हैं। गन्ने के रस को जब आप निकाल लोगे, पकाओगे, उसका कलर तो बेटे ब्राउनिश होता है, वो तो लगभग भूरे या रेडिश कलर का होता है गन्ने का रस। और उससे जब चीनी बनाई तो चीनी तो बिल्कुल व्हाइट कलर की है, वो तो एकदम कलरलेस है चीनी का, एक एक क्रिस्टल, कहीं भी नहीं उसमें भूरा रंग नजर आ रहा हमें। तो क्या आपने सोचा है कभी कि चीनी का जो आपका जो विलियन है, वो गन्ने का रस है, वही तो शर्करा का विलियन है। उससे आपने कलरलेस चीनी किस तरह प्राप्त करी, कलरलेस शक्कर कैसे प्राप्त करी आपने? उसका रीजन यही है। पता कंपनी वाले क्या करते हैं? चीनी मिल, शुगर मिल, गन्ना मिल जो भी हैं, वे यूज करते हैं सक्रिय चारकोल का या एक्टिव चारकोल का। और इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जानतव चारकोल का। कान खोल के सुन लियो ध्यान से, बिल्कुल कान खोल के बेटे सुन लियो। जितनी भी शुगर मिल्स हैं, वे मोस्टली गन्ने के रस को डीकलराइज करने के लिए या विरंजित करने के लिए एनिमल चारकोल यानी जानतव चारकोल का प्रयोग करते हैं। और एनिमल चारकोल या जानतव चारकोल क्या करेगा? उस गन्ने के रस या शर्करा के विलयन के जितना कलर है, उस सारे कलर को अपनी सतह पर बेटे चिपका लेगा। और जब सतह पर चिपका लेगा तो वो जो शर्करा का विलयन है या गन्ने का रस है, वो बिल्कुल हो जाएगा कलरलेस। और कलरलेस जब वो हो जाएगा तो क्या होगा? कलरलेस होने से उससे पता क्या होगा? उसका जो क्रिस्टल बनेगा, वो चीनी का जो क्रिस्टल बनेगा, वो बिल्कुल व्हाइट कलर का बहुत बढ़िया बनेगा। और आपको लगेगा कि कितनी शुद्धता है, बहुत ज्यादा शुद्धता आपको नजर आएगी। पर बेटे क्या आप इस बात को सोच सकते हो कि हमारी माताजी कहती हैं कि आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा फास्ट है, मैं तो केवल चाय पीऊंगी।
और चाय में बस चीनी थोड़ी सी ज्यादा डाल दी है जिससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिल जाए। तो माता जी का है व्रत, और माता जी केवल पिएंगी चाय, और चाय में केवल डलेगी चीनी। जैसे चीनी में बहुत ज्यादा क्या है, शुद्धता है, इस लिहाज को देखते हुए। तो यदि माता जी को केमिस्ट्री आपने पढ़ा दी ना, तो माता जी व्रत में चीनी पीना यानी चीनी खाना, चाय पीना भी बिल्कुल बंद कर देंगी यदि आपने उन्हें केमिस्ट्री सिखा दी। ठीक है। तो हमें अपने बड़ों को इस तरह की बातें नहीं बतानी चाहिए जिससे वे परेशान ना हो। जो भी कुछ कर रहे करने दो, पर तुम समझो तुम कि चीनी बनी कैसे आखिरकार। ठीक है बच्चों। तो तीसरे एग्जाम्पल पे मूव कर रहे, देखो तीसरे एग्जाम्पल पे मूव कर रहे कि सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। क्या आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए, या आपने सामान मंगाया ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन या और भी स्नैपडील, बहुत सारी, देयर आर सो मैनी वेबसाइट। ठीक है। तो आपने यदि मान लो सामान मंगाया कोई या लेके आए, और आपने उस डब्बे को खोला, और जब आपने सामान के डब्बे को खोल दिया या अनबॉक्स कर दिया, तो उसके अंदर से एक छोटा सा पैकेट निकलता है, छोटा सा पैकेट, किसी किसी प्रोडक्ट के डब्बे के अंदर से। क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटा सा पैकेट क्या चीज है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसे ना छेड़ियो, इसे ना छेड़ियो, ये तो जहर है, जहर, इसे ना छेड़ियो। और कुछ बच्चे सोचते हैं यार पता नहीं क्यों छोटा सा तकिया रख दिया, जैसे तंबाकू का तकिया हो, और यदि इसमें तंबाकू होती तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाती, मैं तो इसे यहाँ लगा देता, अपने गाल के नीचे लगा देता, जाड़ के नीचे लगा देता। पर बेटे वो तंबाकू नहीं है, वो जहर नहीं है, वो पता क्या है? वो है बेटे सिलिका जेल। क्या है वो? सिलिका जेल। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सिलिका जेल डब्बे में उन्होंने रख के क्यों दिया? इसलिए दिया बेटे क्योंकि सिलिका जेल के अंदर खासियत होती है जल वाष्प या नमी को अपनी सतह पर चिपकाने की, अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्वालिटी होती है सिलिका जेल के अंदर। तो यदि आपका प्रोडक्ट जब भी बना है, और प्रोडक्ट बनने के बाद डब्बे में पैक हो गया है, और डब्बा जो है अलग अलग प्रदेशों से होकर जाएगा, या फिर क्या पता वो किस जगह स्टोर हो, कहाँ उसे रख रखा हो, मौसम बरसात का भी आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, वो कोई बिजली से चलने वाला यंत्र हो जो आपने मंगाया है, और उस यंत्र के अंदर सर्किट्स होंगे, परिपथ तो होंगे ही उसमें, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होंगे उसके अंदर। तो बेटे क्या होगा कि यदि मौसम आया बरसात का, और डब्बे के अंदर आ गई बहुत ज्यादा नमी, तो नमी क्या करेगी? उनके सर्किट को डैमेज कर सकती है नमी। और वो डब्बे के अंदर प्रोडक्ट है, वो नमी से है, उस सर्किट के अंदर उसके नमी है, और आपने उसे एकदम प्लस कर दिया या एकदम स्टार्ट कर दिया, तो सर्किट या आईसी क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। और आप कंपनी पे एकदम ब्लेम करोगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो कंपनी में खतरनाक इंजीनियर बैठे हुए हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में ढंग से पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने अधिशोषण को समझ रखा है कि अधिशोषण का खेल क्या है। तो इसलिए कंपनी ने क्या करा, अपने इंजीनियर्स से सलाह ली, और इंजीनियर्स ने बताया कि आप इसके अंदर सिलिका जेल का एक छोटा सा पैकेट रख दो ना। डब्बे के अंदर जितना भी नमी होगा, सारे नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित करता रहेगा सिलिका जेल। और जब अधिशोषित करता रहेगा, तो आपका इंस्ट्रूमेंट यानी आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके सर्किट में किसी तरह का डैमेज नहीं आएगा। ठीक है बेटे। तो बताओ तीनों एग्जाम्पल समझ में आए क्या? तो चलो अगली एक बहुत अच्छी बात करेंगे, चलो बहुत अच्छी बात करेंगे। चलो बेटे एक हेडिंग लिख रहे नोट, और इसमें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा पॉइंट जो आपके दिमाग को और ज्यादा शार्प कर देगा। देखो बेटे, ये जो चारकोल होता है ना, चारकोल, चारकोल तो अब समझ में आ गया आपके। चारकोल कितने तरह का होता है? दो तरह का मुख्य रूप से, प्लांट चारकोल और एनिमल चारकोल। और बेटे जो सिलिका जेल होता है ना, सिलिका जेल, मैं लिख रहा सिलिका जेल, ये भी आपकी समझ में आ गया क्या है? बॉक्स में आया हुआ वो छोटा सा पैकेट, उसके अंदर जो वे व्हाइट व्हाइट कलर के दाने होते हैं ना, वो होता है सिलिका जेल। ठीक है। और इसी का एक भाई होता है जिसका नाम होता है एल्यूमिना जेल। क्या नाम होता है बेटे? एल्यूमिना जेल। यदि मैं इनकी संरचनाएं देखूं ना, इन सब की संरचना, इन सब की संरचना जो है बेटे वो छिद्रित होती है।
छिद्रित का मतलब तो समझते हो आप, छिद्रित का मतलब पोरस, यानी जिसमें बहुत सारे क्या हो, छिद्र हो। आप लिख सकते हो POROUS, पोरस होती है। अब छिद्रित होने से क्या फायदा है? छिद्रित होने से फायदा ये है कि मैं लिखूंगा जिसके कारण इनका सतही क्षेत्रफल, जिसे कहते हो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके कारण इनका सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। क्या होता है बेटे? बहुत अधिक होता है। सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है तथा ये बहुत अच्छे क्या होते हैं बेटे? बताओ, जब सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, ये बहुत अच्छे अधिशोषक क्या होते हैं बेटे? अधिशोषक होते हैं। भाई हमारे घर के बाहर जो है सब्जी वाले भाई साहब घूम रहे, कह रहे जबरदस्ती या तो सब्जी ले लो, नहीं तो यही चिल्लाता रहूंगा। लेने पड़ेंगे सब्जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे हम। भेज दिया मैंने अपनी मम्मी को कि सब्जी लो आप। तो अधिक होता है, हर एक आदमी का हक है अपने काम को बढ़ाने का। ठीक है, आपके भी दिमाग में प्लानिंग चलती रहती होंगी, यार हम कैसे ग्रोथ करें, मतलब किस तरह बहुत ज्यादा पढ़ के सफल हों। आपके दिमाग में कोई ना कोई आदमी ऐसा जरूर होगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, जिसे कहते हो आप रोल मॉडल। ठीक है, तो जिस बच्चे के माइंड में रोल मॉडल है ना, वो बच्चा पक्का एक दिन उसके जैसा बनेगा और उससे भी बड़ा बन के दिखाएगा, इस बात की गारंटी है बेटे, बिल्कुल। हर एक बच्चे के दिमाग में रोल मॉडल होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, और वो रोल मॉडल को ही सब कुछ मानता है अपना, उसे फॉलो करता है पूरा। ठीक है, और यदि आपके दिमाग में भी कोई रोल मॉडल है, कोई हीरो है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है रोल मॉडल, तो आप उसे फॉलो करते होंगे और उसके जैसे बनने का प्रयास करते होंगे, और प्रयास करते रहोगे तो बेटे उसके जैसे जरूर बनोगे। देखो, क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है इस तथा ये बहुत अच्छे क्या होते हैं बेटे? अधिशोषक होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है बेटे। तो बेटे अब हम बात करेंगे अंतरापृष्ठ या इंटरफेस की। ठीक है, मैं लिख रहा, आप ध्यान से देखियो अंतरापृष्ठ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा बेटे, अधिशोषक, ध्यान से समझिए जरा, अधिशोषक का वह पृष्ठ, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें अधिशोष्य, अधिशोष्य तो पता है जो चिपकेगा आगे, जिसमें अधिशोष्य संकेंद्रित, अधिशोष्य क्या संकेंद्रित होता है, कौमा, अंतरा पृष्ठ कहलाता है, अंतरा पृष्ठ कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंतरा पृष्ठ का मतलब है कि मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, कहाँ गया मेरा डस्टर, ये रहा। मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है और इसकी सतह पर कोई भी दूसरा पदार्थ के अणु आके चिपक गए मान लो, तो आप इसकी सतह को कहोगे अंतरा पृष्ठ। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटे, जो इसकी सतह है, जो इसका सरफेस है, जो इसका पृष्ठ है, उसे ही आप अंतरा पृष्ठ कहोगे। पर बेटे मेरे पास कोई भी पदार्थ है, ठोस पदार्थ है मान लो, उस ठोस पदार्थ को दो हिस्सों में तोड़ दूं और दोनों हिस्सों को इधर उधर डाल दूं, तो बेटे जिस जगह से मैंने उसे तोड़ा है बीच में से, उस जगह भी तो दो सतहें निकल कर आएंगी, वे बेटे दोनों सतह भी अंतरापृष्ठ कहलाएंगी, ध्यान रखना है, वह भी अंतरापृष्ठ हैं। और बेटे यदि मैं आपको कह दूं ना कि मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, तो चारों टुकड़ों के जितने भी सतह होंगे सारे अंतरापृष्ठ हैं। यदि मैं इसके 1000 टुकड़े कर दूं ना, तो 1000 टुकड़ों के जितने भी सतह हैं उन्हें आप अंतरापृष्ठ कहोगे। ठीक है, चलो थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे, मैं आपको यूं कह रहा कि अंतरापृष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे जी इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। अब आ जाओ आप अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे।
मैं आपको यूं कह रहा कि यार चलो इंटरफेस कहते हैं, आपके मोबाइल में भी क्या इंटरफेस होता है? आप कहोगे कि हाँ सर, नाम तो सुना है मैंने इंटरफेस का, कि ये जो है यूजर इंटरफेस है। आप लैपटॉप खोल लो, आप अपना कंप्यूटर खोल लो, आप अपना मोबाइल खोल लो, यदि आप खोल लोगे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वाला iOS, तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ और होगा। जब आप खोल लोगे एंड्रॉयड फोन, तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ और होगा। और जब खोल लोगे आप विंडोज फोन, तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ और होगा। अंतरा पृष्ठ सबका अलग अलग है। तो जैसे ही आपने अपना एंड्रॉयड फोन खोल लिया, तो जो सामने आया वो इंटरफेस है, वो अंतरापृष्ठ है। और जब आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर एंट्री मारी, तो जो भी कुछ सामने आया वो भी अंतरापृष्ठ है, वो भी इंटरफेस है। और जितना आप अंदर 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 एप्लीकेशन के अंदर अंदर फोल्डर के अंदर अंदर जाते रहोगे, तो जितने भी आपको स्क्रीन पे जो भी कुछ दिखाई देगा, उसे ही तो कहते हैं इंटरफेस या अंतरापृष्ठ। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद एनी सॉलिड और लिक्विड। तो यदि आपके पास कोई सॉलिड है, अंतरापृष्ठ ये है, हम इसे ही देख पा रहे हैं। यदि मैंने दो टुकड़े मार दिए, तो अंतरापृष्ठ जहां से इसे मैंने काटा या तोड़ा है वो भी अंतरापृष्ठ है। यदि चार टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े का जो जितना भी सरफेस है वो भी अंतरापृष्ठ है। यदि 1000 टुकड़े कर दिए, तो 1000 टुकड़ों का जितना भी सरफेस है वो सारा अंतरापृष्ठ है। यदि मेरे पास एक बर्तन है ना, और उस बर्तन में मैंने बहुत सारी बजरी डाल रखी है, बजरी, बजरी तो पता है आपको, जिससे हम जो है फर्श बनाते हैं, सड़कें बनती हैं। तो बजरी के बहुत सारे टुकड़े हैं मान लो, उन सारे टुकड़ों का जो सरफेस है ना, वो सारा अंतरापृष्ठ है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि जिस बर्तन में आपने बजरी भर रखी है उसकी ऊपर वाली सतह ही अंतरापृष्ठ है। कोई भी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेगा। ऊपर वाली सतह बेटे अंतरापृष्ठ तो है, पर हर एक बजरी के चारों तरफ का जो सरफेस है वो भी अंतरापृष्ठ है बेटे, वो भी अंतरापृष्ठ है। बताओ समझ में आई क्या बात? उस सारे को इंटरफेस कहोगे। मोबाइल की स्क्रीन का पहला पेज ही इंटरफेस नहीं होता। जब आप पहले पेज में क्लिक करके अंदर घुसते हो वो भी इंटरफेस होता है, और उसके अंदर घुसते हो वो भी इंटरफेस होता है, उसके अंदर घुसते हो वो भी इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस को ध्यान से समझो, क्या है इंटरफेस। ठीक है, चलो अगली बात पे मूव कर रहे हैं हम, अगली बात पे मूव कर रहे हैं। तो बेटे अब मैंने यहाँ लिखा है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। वैसे तो मैंने आपको सिखा दिया कि अवशोषण क्या है। ठीक है, मैंने बताया था डस्टर को मैं पानी में डुबा दूंगा और इसके अंदर तक जल के अणु समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि यदि एग्जाम में हमारे पास आ गया कि अवशोषण किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे किसी पदार्थ, ध्यान से समझियो बेटे, किसी पदार्थ के अणुओं का, किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस, किसी ठोस या द्रव के अंदर, ठोस या द्रव के अंदर, अंदर को आप कह सकते हो स्थूल, बल्क, अंदर या स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाना, समान रूप से वितरित हो जाना, समान रूप से वितरित हो जाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, जैसे स्पंज या फोम द्वारा जल का, स्पंज या फोम द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, जल का अवशोषण, ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? हमारे देश के प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बेटे। तो बेटे अब हमें पढ़ना है विशोषण या डिसॉर्प्शन। विशोषण का मतलब पता क्या है? विशोषण का मतलब है कि मान लो आपने इस चौक से बोर्ड पे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि ये जो चौक के पार्टिकल्स हैं ये बोर्ड की सतह पे क्या हुए बेटे, चिपक गए। और बोर्ड की सतह पे चिपक गए तो इसका मतलब हुआ है अधिशोषण। क्या हुआ है बेटे, अधिशोषण हुआ है। और यदि मैं अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटा दूं, ये तो हटा दिया मैंने पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स अलग हो गए। कहां से अलग हो गए, अधिशोषक की सतह से अलग हो चुका है। कौन अलग हो चुका है, अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ। तो इस घटना को हम कहते हैं विशोषण। ठीक है, जब हमने लिखा है बोर्ड पे तो हुआ है अधिशोषण, और जब हमने मिटाया है तो हुआ है विशोषण। होली वाले दिनों में जब आपके मुंह पर, आपके चेहरे पर कोई गुलाल लगाता है तो होता है अधिशोषण, और जब आप उस गुलाल को साफ करते हो, धोते हो अपने मुंह को, तो होता है विशोषण। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटे। तो मैं लिखूंगा अधिशोष्य का, अधिशोष्य तो पता आपको, अधिशोषित पदार्थ को कहते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य का अधिशोषक, अधिशोषक भी पता है ना आपको। अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से अलग हो जाना, अलग हो जाना विशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, विशोषण कहलाता है। ये चीज बेटे आपको ध्यान रखनी है कि विशोषण क्या है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको एक बहुत अच्छी बात। आप एक हेडिंग डाल लेंगे नोट, और ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं इस नोट में। ठीक है बेटे, जो धातु होती है ना बेटे, धातु की सतह पर, ध्यान से देखियो जरा, धातु की सतह पर गैसों का, धातु की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है ना बेटे, भाई कुछ धातु ऐसी हैं जिनकी सतह पर गैसें क्या हो जाती हैं, अधिशोषित। धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण का एक स्पेशल नाम है जिसे कहते हैं अधिधारण। इस चीज को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि क्या नाम है बेटे, अधिधारण है। इस चीज को ध्यान रखना है हमें सबको, इस शब्द को अधिधारण। और बेटे अधिधारण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्लूजन, OCCLUSION। इस शब्द को भी ध्यान रखना है, ऑक्लूजन। तो धातु की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है उस घटना को हम अधिधारण या ऑक्लूजन कहते हैं। पूरा सेंटेंस बना दूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी धातु की सतह पर कोई गैस अधिशोषित हो रही है तो उस घटना को आप क्या कहोगे बेटे, उस घटना को आप कहोगे ऑक्लूजन या अधिधारण। चलो एक अच्छी सी बात कर रहे, अच्छी सी बात कर रहे, नाम तो खराब सा है, शोषण या सॉर्प्शन, SORPTION। चलो शोषण या जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे। बहुत सिंपल सी बात है, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होते हो ना तो उसे कहते हैं हम शोषण। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, शोषण। तो मैं लिख रहा हूं, जब अधिशोषण मतलब कहीं ऐसी घटना देखने को मिल जाए जब क्या, अधिशोषण व अवशोषण, अधिशोषण व अवशोषण दोनों समझा दिए ना बेटे, दोनों घटनाएं, दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इसे कुल मिलाकर, इन दोनों घटनाओं को, इसे कुल मिलाकर क्या कहोगे बेटे, इसे कुल मिलाकर शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, शोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से देखिए जरा बेटे। शोषण में पता क्या होता है, शोषण में पहले पता क्या होगा बेटे, शोषण में पहले अधिशोषण होगा, पहले अधिशोषण
तेजी से होता है, पहले अधिशोषण तेजी से होता है। पहले बेटे अधिशोषण ही होगा, जब भी शोषण हो रहा होगा तो उसमें पहले अधिशोषण होगा, पहले तो सतह पर ही कोई चीज आएगी। पहले अधिशोषण तेजी से होता है तथा फिर क्या होगा, फिर अवशोषण, फिर अवशोषण धीरे धीरे होता है। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि जहां भी कहीं शोषण हो रहा होगा तो पहले तो होगा अधिशोषण और तेजी से होगा, फिर अवशोषण होगा धीरे धीरे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा, मैं आपको यूं कह रहा कि आपका जो बेड है, जो घर में हम यूज करते हैं सोने के लिए, उस बेड के ऊपर आपका एक मोटा गद्दा है। मोटा गद्दे का मतलब स्पंज का या फोम का गद्दा है। और आपके किसी छोटे भाई बहन ने क्या करा, उसके ऊपर गिरा दिया दूध, चाय या पानी गिरा दिया, या कुछ बच्चे सूसू भी कर देते हैं। मान लो किसी ने सूसू कर दिया, तो मुझे यूं बताओ, जो भी लिक्विड उसके ऊपर गिराया है वो लिक्विड पहले ऊपर चादर या गद्दे की सतह पर ही तो फैल जाएगा। कभी नोट करना इस बात को कि आप खाना खा रहे बेड पे बैठे हुए, आपका पानी एकदम से बेड पे गिर गया, तो पानी सबसे पहले सतह पे फैल जाएगा। और आपकी मम्मी एकदम कहेंगी कि कोई बर्तन लेके आओ, जल्दी बर्तन लेके आओ, मैं इस पानी को इकट्ठा कर दूंगी, इकट्ठा कर दूंगी। क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री भले ही ना पढ़ी हो, पर उन्हें पता है कि अभी थोड़ी देर लगेगी अंदर तक जाने में पानी को। जब तो बेटे मैं कह रहा हूं कि पहले अधिशोषण की क्रिया होती है और तेजी से होती है, और फिर अवशोषण की क्रिया बाद में होती है और धीरे धीरे होती है। यानी कि पहले पानी आपकी बेड की चादर के ऊपर ही रहेगा कुछ देर तक। यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर फास्टनेस है, आपके अंदर तेजी है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बर्तन को लोगे, गिलास को, कटोरी को, किसी भी चीज को, जल्दी जल्दी उस पानी को उठा लोगे ऊपर से। आपने क्या करा, अवशोषण होने ही नहीं दिया, अधिशोषण के टाइम पे ही काम खींच दिया सारा। ठीक है, तो बच जाएगा, आप भी बच जाओगे और आपकी मम्मी की मेहनत भी बच जाएगी और आपको डांट पड़ने से भी बच जाएगी। ठीक है, तो बताओ ये फैक्ट नहीं है क्या? तो पहले तो क्या होता है, सतह पर ही तो फैलती है कोई चीज, और बाद में ही तो क्या होता है, अंदर तक जाती है, यानी अवशोषण होता है। जैसे मान लो कोई घर में नहा के आया और नहाने के बाद उसने अपना गिल्ला जो टॉवल है, उस गिल्ले टॉवल को, बिल्कुल गिल्ला है एकदम, बिल्कुल एकदम गिल्ला है टॉवल, उस गिल्ले टॉवल को बेड पे डाल दिया और उस बेड पे आप अचानक से आगे बैठ गए। तो जब आप अचानक से आगे बैठोगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो पैंट है या जो भी कुछ आपने पहन रखा है, उसकी सतह पर ही वो पदार्थ यानी द्रव यानी पानी, वो सतह पर चिपकना शुरू हो जाएगा उसी समय, यानी अधिशोषण हो जाएगा। और आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। अधिशोषण तो शुरू हो चुका है जब आप बैठे थे, पर अवशोषण का जब पता चलेगा, जब अवशोषण यानी आपको बैठे हुए कुछ मिनट हो जाएंगे और पानी धीरे धीरे आपके पैंट के कपड़े में अवशोषित होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी त्वचा तक पहुंचेगा, और फिर आप महसूस करोगे, ओ भाई नीचे यहाँ क्या आया, गिल्ला क्या डाल रखा आपने, ये किसने यहाँ टॉवल रख दिया अपना। तो बताओ, अधिशोषण पहले नहीं होता क्या? अधिशोषण पहले होता है और तेजी से होता है, और अवशोषण होता है बाद में और धीरे धीरे होता है। जब सारा काम खत्म हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा, फिर आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि शोषण क्या है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दूंगा, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। बेटे आपने कभी कभी एक बात देखी होगी कि आपकी जो घर में माताजी हैं, वे क्या करती हैं कि उनका जो दुपट्टा होता है ना, वे अपने दुपट्टे को कलर कराती हैं, डाई कराती हैं दुपट्टे पर। तो जब किसी सूती कपड़े पर आप रंजक, डाई या कलर कुछ भी कह दो कराओगे, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कलर है वो सतह पर तो आता ही है, पर अंदर तक भी जाता है, रेसे रेसे तक। तो इसका मतलब जब आप किसी सूती कपड़े पर डाई कराओगे, कलर कराओगे, रंजक कराओगे, तो उसमें क्या होगा, अधिशोषण तो होगा ही, यानी कलर सतह पर तो आएगा ही, पर अवशोषण भी होगा, यानी कि कलर रेसे रेसे तक भी पहुंचेगा। तो जब दोनों क्रियाएं होंगी सूती कपड़ों पर कलर कराने में, तो तभी तो हम कहेंगे बेटे क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। एक और एग्जांपल है, उसे भी देख लो। पीडी, पैलेडियम लिख दो। पीडी या चारकोल पर, चारकोल से तो अब आप परिचित हो गए बहुत अच्छी तरीके से।
पीडी या चारकोल पर हाइड्रोजन का शोषण, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, शोषण होता है, यानी अधिशोषण भी होता है हाइड्रोजन का, और बेटे और क्या होता है, अवशोषण भी होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगले स्टेप पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात सीखेंगे। चलो अब हम सीखेंगे बेटे, क्या सीखेंगे, धनात्मक अधिशोषण। मैं लिख रहा हूं, धनात्मक अधिशोषण, मैं लिख रहा धनात्मक अधिशोषण, या आप कह सकते हो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। चलो धनात्मक अधिशोषण या पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन की बीमारी को दूर करें कि धनात्मक अधिशोषण या पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, मैं आपको समझा रहा। मेरे पास एक चौक है, कहाँ गई चौक, ये चौक है, और इस चौक को बेटे मैं बोर्ड पे चला दूं। यदि बोर्ड पे मैं चला रहा हूं चौक को, तो बोर्ड पर चौक बहुत ज्यादा मात्रा में चिपक रही है। जब बोर्ड पर चौक ज्यादा मात्रा में चिपक रही है, इसका मतलब अधिशोषण बहुत अधिक हो रहा है। और जब अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण का परसेंटेज बहुत अधिक होता है ना, तो ऐसे अधिशोषण को कहते हैं धनात्मक अधिशोषण। और यदि मेरे पास चौक की जगह कोई पेन हो, मान लो मेरे पास चौक की जगह क्या हो, कोई पेन हो, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास, और मैं यूं कह दूंगी यार चलो इससे लिख रहा, तो बेटे पेन की इंक तो बोर्ड की सतह पर बहुत कम चिपकेगी, चाहे वो आपका ग्रीन बोर्ड हो, चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो, और चाहे वो आपका व्हाइट बोर्ड हो। ठीक है, तो पेन की इंक बोर्ड की सतह पर बेटे बहुत कम चिपकेगी। इसका मतलब हुआ कि अधिशोषण की क्रिया बेटे बहुत कम होगी। और जब अधिशोषण की क्रिया बेटे बहुत कम होगी, तो जब अधिशोषण का मात्रा बहुत कम होता है ना, अधिशोषण का परसेंटेज बहुत कम होता है ना, तो उसे कहते हैं बेटे ऋणात्मक अधिशोषण। क्या कहते हैं बेटे, ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो यहां हमने लिखा धनात्मक अधिशोषण, तो मैं लिखूंगा जब अधिशोषण, समझ में तो आ गया ना आपको समझ में आ गया कि धनात्मक अधिशोषण या ऋणात्मक अधिशोषण का क्या मतलब है। जब अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, मात्रा लिख दो या परसेंटेज एक ही बात है, अधिक मात्रा में होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटे, धनात्मक अधिशोषण। क्या कहते हैं बेटे, धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ये है बेटे धनात्मक अधिशोषण। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। और इसका एक भाई है या दुश्मन कह दो, ऋणात्मक अधिशोषण। क्या है बेटे, ऋणात्मक अधिशोषण। बताओ समझ में आया क्या आपके, या आप कह सकते हो निगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्या कह सकते हो, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, जब अधिशोषण क्या लिखूंगा बेटे, कम मात्रा में होता है, तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो हमें पता चल गया धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण का क्या मतलब है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे। ठीक है बेटे, अब पढ़ेंगे हम अधिशोषण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसे लिख सकते हैं डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन से। तो अधिशोषण की एंथैल्पी का क्या मतलब है,
लिखते हुए समझेंगे, ध्यान से समझिए जरा, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो बेटे, यदि हम अधिशोषण साम्य की बात करें, मैंने लिखा बेटे अधिशोषण साम्य पर, मैंने लिखा बेटे अधिशोषण साम्य पर। अधिशोषण साम्य का मतलब पता क्या है? अधिशोषण साम्य का मतलब वो अवस्था जिसमें अधिशोषण और विशोषण का वेग लगभग बराबर हो चुका है। आपको पता है अधिशोषण माने चिपकना, और विशोषण का मतलब क्या होता है बेटे? विशोषण का मतलब होता है सतह से अलग होना, अधिशोषक की सतह से अलग होना। तो हम लिख रहे अधिशोषण साम्य पर 1 मोल अधिशोष्य, अधिशोष्य तो पता आपको किसे कहते हैं? अधिशोषित पदार्थ को कहते हैं ना अधिशोष्य। तो हमने लिखा अधिशोषण साम्य पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर माप पदार्थ का 1 मोल चिपक गया है, इसका मतलब यही तो है। अधिशोषित होने पर जितनी ऊष्मा, जितनी ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त कह दो, उत्सर्जित कह दो, या यूं कह दो निकलती है, जितनी ऊष्मा मुक्त होती है उसे अधिशोषण, उसे अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी उसका क्या है? संकेत है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अधिशोष्य है, मीन्स अधिशोषित पदार्थ है, उसका 1 मोल जब अधिशोषक की सतह पर चिपक जाता है ना, तो जितना एनर्जी रिलीज होता है, जितना एनर्जी उत्सर्जित होता है, जितना हीट रिलीज होता है, उसे हीट के अमाउंट को हम कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब आपके माइंड में खतरनाक क्वेश्चन कलाबादियां खा रहा होगा। क्वेश्चन ये खा रहा होगा कि सर जब कोई पदार्थ किसी दूसरी पदार्थ की सतह पर चिपकता है तो ऊष्मा क्यों उत्सर्जित होती है, हीट क्यों निकलती है? मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा, 1 मिनट में ध्यान से समझिए बेटे। मुझे एक बात बताओ कि मान लो आपके पास एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ, ठीक है, या द्रव है, कुछ भी है, और उसकी सतह पर कोई दूसरे पदार्थ का अणु आया और वो यहाँ चिपक गया, चिपक गया इसकी सतह पे, माने अधिशोषित हो गया है, एड्सॉर्ब हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, मुझे यूं बताओ कि ये जो कण है, ये जो अणु है, इस सतह पर चिपका है, तो क्या अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना होगा? बॉन्ड तो बेटे बना होगा, जरूर बना होगा या नहीं बना होगा? बॉन्ड बना होगा। और आपने पढ़ रखा है कक्षा 9, 10, 11 में भी कि जहां भी कहीं बॉन्ड बनता है वहां एनर्जी उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जहां भी बॉन्डिंग होगी वहां एनर्जी रिलीज होगी, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों होगी रिलीज, वो हम पढ़ेंगे जब कहीं बॉन्डिंग और ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। यदि मैंने इस कहानी को यहाँ छेड़ दिया तो हो जाएगी एक लंबी कहानी जो हो सकती है महाभारत से भी बड़ी। ठीक है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर चिपकता है तो क्या होता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच बनते हैं बॉन्ड, और जब बॉन्ड बनते हैं तो वहां क्या होता है बेटे? ऊर्जा उत्सर्जित होता है, हीट वहां क्या होता है? निकलता है बाहर। तो 1 मोल के चिपकने पर जितना ऊष्मा निकलेगा उसे आप कहोगे क्या? अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे, बहुत अच्छी बात। एक पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, सक्रिय केंद्र, कि सक्रिय केंद्र का क्या मतलब है, माने एक्टिव सेंटर्स का क्या मतलब है? सक्रिय केंद्र, या आप कह सकते हो एक्टिव सेंटर्स, CENTRES। सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर्स का क्या मतलब है? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। देखो मैं समझा रहा बेटे, सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर का मतलब पता क्या है? इसका मतलब कोई खास बात नहीं है
कि मान लो आपके पास कोई उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक की सतह पर कहीं गड्ढा है, कहीं दरार है, कहीं उभार है, कहीं से वो खुरदुरा है। तो यदि ऐसी जगहें आपको गड्ढा, दरार, उभार, खुरदुरा इतनी जगहें कहीं भी दिखाई इस तरह की दे रही ना उत्प्रेरक की सतह पर, तो इसका मतलब है कि उन सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जब मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक है तो वहां अधिशोषण भी अधिक होता है, और अधिशोषण अधिक होता है तो उन स्थानों को, उन विशेष स्थानों को हम कहते हैं सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर। जैसे मान लो हम पेंटर को हमने बुलाया, हमने कहा यार दीवार पर जरा हमारे पेंट अधिशोषित कर दो, तो वो यूं कहेगा जी मुझे तो पेंट करना आता है, अधिशोषित करना नहीं आता है, क्योंकि उसने पढ़ाई करी नहीं बेटे ढंग से। यदि उसने पढ़ाई ढंग से करी होती तो शायद उसे पेंटर ना बनना पड़ता। ठीक है, तो क्या हुआ, यदि वो पेंट करेगा तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है, जब वो पेंट करेगा हमारी दीवार पे तो वो जो घटना जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराएगा वो है अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण कर रहा, वो एड्जॉर्प्शन कर रहा। किसका? पेंट का। कहाँ? दीवार पे कर रहा। तो जब वो पेंट करेगा तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी वो पेंट करता है तो पेंट करने से पहले वो जब भी पुट्टी करता है, पुट्टी के ऊपर रेगमाल क्यों मारता है? वो आपने कभी सोचा है कि वो रेगमाल क्यों मारता है? आपने कभी सोचा है कि वो प्राइमर क्यों मारता है पहले और उसके ऊपर पेंट क्यों करता है प्राइमर के ऊपर? इस बात का उसे वैज्ञानिक रूप में भले ही पता ना हो, पर उसके काम के एक्सपीरियंस ने उसे सिखा दिया है। अब हम वैज्ञानिक नजरिए से इसे देख लें जरा। यदि आपका पेंटर आपकी दीवार पे पेंट करता है, उसने पुट्टी आपकी दीवार पे कर दी, तो पुट्टी के ऊपर वो रगड़ता है रेगमाल, या फिर वो लोहे की किसी चीज पे या लकड़ी की किसी चीज पे पेंट करने से पहले लगाता है प्राइमर। ऐसा पता क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है जिससे सतह का खुरदुरापन समाप्त हो जाए, और यदि खुरदुरापन समाप्त हो जाएगा तो मुक्त संयोजकताओं की संख्या घट जाएगी, फ्री वैलेंसीज का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। और जब मुक्त संयोजकताओं की संख्या घटेगी ना, तो अधिशोषण की क्रिया या अधिशोषण की मात्रा बहुत कम होगी, यानी आपके पेंट की खपत, कंजप्शन ऑफ पेंट बहुत कम हो जाएगा। जहां 2 बाल्टियां लगनी थी पेंट की, वहां 1 बाल्टी में ही काम चल जाएगा, क्योंकि उसने सतह को स्मूथ कर दिया, चिकना कर दिया, मुक्त संयोजकताओं को घटा दिया। अब इस थ्योरी को लेके हम पेंटर के साथ तो डिस्कस कर नहीं सकते इसे कि यार तुमने रेगमाल क्यों लगाया, जरा बताइए यार, यार तुमने प्राइमर क्यों लगाया बताइए यार। वो यूं कह जी इसलिए लगाया जिससे पेंट की खपत कम हो। हम अगला सवाल दे के मार दें उसके मुंह पे कि यार यूं बता तुमने मतलब पेंट की खपत क्यों होगी कम? अरे जी मैंने इसे चिकना कर दिया ना, मैंने इसकी सतह को मुलायम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, हार्डनेस इसका जो जो रफनेस था उसे खत्म कर दिया। तो हम पूछेंगे भाई रफनेस कम करने से पेंट की खपत कम क्यों हुई? जरा यार यूं तो समझा। हम उसके सिर हो रहे, इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने पेंटर के सिर हो गए एकदम, उसके सिर पे बैठ गए। समझा भाई समझा, मुक्त संयोजकता बता क्या हूँ, यूं बता अधिशोषण क्या हो। तो बेटे उनके साथ इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, हमें करना है अपना कोर्स, और करना है बहुत अच्छे ढंग से, जिससे हम कंपटीशन में भी फाइट कर सकें और इस देश को सुधार सकें। ठीक है, तो देखो आपके समझ में आ गई होगी अब बात, सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर का क्या मतलब है। ठीक है, लिख दूं मैं लिख रहा बेटे, मैं लिख रहा अधिशोषक, अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर उपस्थित, अधिशोषक की सतह पर उपस्थित खुरदरापन, जहां से वो क्या होगा, खुरदरा होगा, रफनेस उसके अंदर होगा। ठीक है, मैं लिखूंगा बेटे कोने, दरार, उभार, ये सब ही तो बनाते हैं खुरदरा। कोने, दरार, उभार आदि, ये सारी जो चीजें हैं ये सब ही आदि क्या कहलाती हैं बेटे? सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र कहलाती हैं। ये सब कहलाती हैं बेटे सक्रिय केंद्र। इन सबको आप क्या कहोगे? सक्रिय केंद्र कहोगे। और क्यों कहोगे? क्योंकि
मैं लिखूंगा बेटे क्योंकि इन पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या, क्योंकि इन पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या, क्या लिखूंगा बेटे, बहुत अधिक होती है। तो फ्री वैलेंसीज का नंबर बहुत ज्यादा होगा इन जगह पर, ठीक है, जिसके कारण मैं लिख सकता हूं, जिसके कारण इन जगहों पर क्या होगा बेटे, जिसके कारण इन जगहों पर अधिशोषण भी अधिक होता है, अधिशोषण भी अधिक होता है। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी कि सर पेंटर से तो हम बाद में ही पूछ लेंगे, पहले तो सर हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि मुक्त संयोजकताओं का क्या रोल है, यहाँ मुक्त संयोजकताएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तो बेटे यह चीज चढ़ गई मेरे ऊपर उधार, और मैं इसे समझाऊंगा बिल्कुल 100% और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हम कर रहे हैं अगली बात, ठीक है, अगली बात कर रहे हैं बेटे। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे अब लगाते हैं हम एनसीईआरटी के कुछ अच्छे से क्वेश्चन, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हमने हाँ बहुत कुछ आज सीखा है, ठीक है बेटे। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास है पाठ्य निहित का तीसरा क्वेश्चन। यह है अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं, कि यदि आप किसी भी अधिशोषक को कन्वर्ट कर दोगे पाउडर में या चूर्ण में या उसे पीस दोगे तो वो ज्यादा अच्छा अधिशोषक क्यों बन जाएगा। ये तो बात मैंने आपको सिखाई है बेटे। देखो, क्योंकि चूर्णित पदार्थ का सतही क्षेत्रफल व मुक्त संयोजकताएं एवं सक्रिय केंद्र अधिक होने के कारण उन पर अधिक अधिशोषण होता है, कि जब आप उसे पाउडर में कन्वर्ट कर दोगे, चूर्ण में बदल दोगे, उसे पीस दोगे, तो उसका क्या होगा, उसका सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाएगी, सक्रिय केंद्र भी बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से अधिशोषण ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए कोई भी अधिशोषक अच्छा काम करता है जब वो पाउडर फॉर्म में हो। उसके बाद एक अभ्यास का पहला क्वेश्चन है बेटे, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, अधिशोषण एवं अवशोषण शब्दों के तात्पर्य में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बताओ, अधिशोषण और अवशोषण दोनों नहीं समझा दिए क्या आपको? समझा दिए ना, तो यह है आपका होमवर्क। तीसरे क्वेश्चन पे, अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन है, कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होता है। भाई सूक्ष्म विभाजित पाउडर को ही तो कहते हैं बेटे, चूर्ण को ही तो कहते हैं सूक्ष्म विभाजित। तो ये लिखा हुआ आंसर यहाँ पाठ्य नीति का तीसरा, तो इसे भी आप होमवर्क में कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। और अभ्यास का छठा क्वेश्चन है बेटे, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं, ये कैसे प्राप्त किया जाता है। सक्रियण माने एक्टिवेशन। मैंने कहा था कि सक्रियत चारकोल का मतलब क्या है, कि वो चारकोल जिसे आपने या तो ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया या फिर उसे पीस के उसका पाउडर बना दिया। सक्रियत करने का मतलब उस पे मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ा देना। तो देखो जरा, सक्रियण का अर्थ है अधिशोषण शक्ति को बढ़ाना, कि उसका जो एड्सॉर्प्शन पावर है उसे इंक्रीज कर देना। इसके निम्न उपाय हैं। नंबर 1, पृष्ठ को बढ़ाना, या तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बढ़ा दो तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, सक्रियकृत हो जाएगा। नंबर 2, चारकोल को ऑक्सीजन के बिना गर्म करना। यदि आपने चारकोल को ऑक्सीजन के बिना विदाउट ऑक्सीजन गर्म कर दिया, चाहे वो क्या हो, आपका एनिमल चारकोल हो या प्लांट चारकोल हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। नंबर 3, अधिशोषक को पाउडर में बदलना। भाई पाउडर में बदलोगे तो फिर तो वो एक्टिव हो ही जाएगा, उसके ऊपर जो है पृष्ठ बढ़ जाएगा, मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाएंगी, सक्रिय केंद्र बढ़ जाएंगे। और नंबर 4 है बेटे, सतह को खुरदुरा कर देना। यदि आप किसी उत्प्रेरक की सतह को खुरदुरा कर दोगे
तो बेटे खुरदुरा करने से भी तो मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हमारे देश के प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन को फोड़ने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था वो आपके समझ में आया होगा बेटे। बस मेरा कहना बार बार ये ही है कि बेटे आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो और मेहनत करते रहो, आलस्य को अपने से दूर भगाओ, नोट्स अपने बनाते रहो, रिवीजन मारते रहो और बेटे तैयारी जम के करते रहो। एक दिन आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा यदि आप लगातार मेहनत करोगे, और यदि आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो बेटे फिर आपके पास रह जाएंगे सिर्फ बहाने भविष्य में कि इंटेलिजेंट तो मैं भी बहुत था पर मैंने मेहनत नहीं करी। बेटे मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। यदि आदमी मेहनत करेगा ना तो चाहे उसका दिमाग तेज है या नहीं है पर वो जिंदगी में सफल जरूर होगा, इस बात की गारंटी है 100%। ठीक है, तो आपको बेटे मेहनत करनी है और सफल होकर दिखाना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।